हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं आशीष शर्मा। आज हिंदी का जो क्रम चल रहा है हमारे प्रीवियस 3-4 दिन से, आज उसका सेकंड पार्ट। हम फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, सेकंड में हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में बात किया, व्याकरण में बात किया, वर्णमाला के बारे में बात किया। और पिछले आपने देखा भी होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखवाए थे, 2 क्वेश्चन लिखवाए थे कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है और किस तरीके से कितने वर्ड्स आपके स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो इस तरीके से आपने एक रिवीजन किया होगा और मैं समझ सकता हूँ कि वो आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूँ। समय को ना गंवाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे आज, इससे उसका इतिहास भी बताया जाएगा हिंदी साहित्य का और हिंदी का, ताकि ये क्वेश्चन एक एक नंबर के जरूर आते हैं और एमसीक्यूज में पूछ भी सकते हैं कि किस तरीके से जनक हुआ, कब इसको हिंदी निर्देशालय में इसमें पारित हुआ, देवनागरी कब इम्प्लीमेंट हुई, ये सारी चीज़ें। लेट्स गो। ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो कल पुराना पॉइंट था वो हम लोग यहाँ पे समाप्त किया था, संयुक्त व्यंजन और उच्चिष्ट व्यंजन पर। अगला है, अब जो आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पार्ट धीरे धीरे छोटा किया था, अब हम कोशिश करेंगे कि लंबी क्लास चलाएं ताकि समय जो हमने 60 दिन का एक टारगेट लिया है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। अगला पॉइंट है जो इसके बाद है, आपको लिखना है और ये आता भी है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है हिंदी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है, पॉइंट लिख लीजिए। केंद्र केंद्र हिंदी निर्देशालय, मतलब डायरेक्टरी, जहाँ पे हिंदी के जितने भी शोध होने के बाद इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है, केंद्र हिंदी निर्देशालय। अब क्या है, बात हो रही है कि जो हमारी हिंदी है वो हम लोग किस लैंग्वेज में बोलते हैं या लिखते हैं, ये देवनागरी लिपि होती है। ये भी पूछ सकता है कि हिंदी के सही मानक क्या है या किस लिपि की है, देवनागरी दे सकता है ना आपकी, या आपको उर्दू भी दे सकता है, या आपकी जैसे फ्रांस की है उसमें, मतलब आपको एक वेरिएशन दे देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको ध्यान से देखना है, 1 नंबर का सवाल है। अब पूछता है देवनागरी, और आपने देखा होगा कीबोर्ड में भी देवनागरी लिखे जाता है, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मापीकरण, सॉरी मानीकरण जारी कराया। तो ये कब कराया था, ये जारी कराया गया था 1983 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब जारी हुआ है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि कब जारी हुआ, 1983 में। क्लियर है, मतलब केंद्र की तरफ से, केंद्र हिंदी निर्देशालय, हर भाषा का एक निर्देशालय है हमारे देश में। जित हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषा है हमारे देश के अंदर, और हमारे यहाँ कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ मातृभाषा हमारी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन से होते हैं, एक बार क्लियर करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंक में हम अंतर्राष्ट्रीय अंक कैसे पढ़ते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंक कौन से होते हैं जो आपने देखा हो, जो नॉर्मली आज की कीबोर्ड में या मोबाइल में या हम लोग जो यूज़ करते हैं। देखो आपको ये दिखेगा देवनागरी में कैसे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो नॉर्मल है इंग्लिश का है, वो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या आता है कि देवनागरी में हम कैसे लिखते हैं। देवनागरी की जो लैंग्वेज है या हमारा लिखने का तरीका, जैसे हिंदी में अलग होता है, उर्दू अलग होती है, संस्कृत अलग होती है, तो इनकी भी लिखने के तरीके हैं। हिंदी में देवनागरी में कैसे लिखते हैं, 1 2, इसको वैसे अगर आपको मैं बता दूं
संस्कृत में बोलते हैं 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 इकाई। ये मतलब संस्कृत में इस तरीके से बोलते हैं। हिंदी में 1, 1, 2, 3 को कैसे लिखते हैं, या 4 को कैसे लिखते हैं, ठीक है, 5 को ऐसे लिखते हैं, 6 को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से 7। संस्कृत में भी इस तरीके से ही वर्णन किया गया है। 8, 9, 10, मतलब 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हिंदी और इंग्लिश में कभी कहीं लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मैंने इसको रेड भी कर दिया ताकि आपको सुनिश्चित हो पाए। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे, लिपि क्या कहते हैं, लिपि किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। लिपि क्या है? किसी भी भाषा, या ऐसे बोलो, किसी भाषा को लिखने का तरीका है ना, उसको लिपि बोलते हैं। या और हिंदी भाषा की एक और पॉइंट लिखिए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अभी मैंने आपको ऊपर लिखवाया है, क्या है? देवनागरी। क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। मैंने इसको अंडरलाइन किया। मैं गाइस कोशिश करूंगा कि जब मेरी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे हाथ की लिखी हुई नोट्स में मैं आपको अपलोड करा दूं, ताकि यही आपको पूरी लिखी हुई मिलेगी। थोड़ा मैं कंजेस्टेड कर दूंगा जगह को बचाने के लिए, कि ज़्यादा पेज आप प्रिंट कराएं या कुछ भी कराएं तो वो ज़्यादा पैसे वेस्ट ना हो। अब क्या है? स्वर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्वर, स्वर क्या है? स्वर की परिभाषा। सबसे पहले हम लिखेंगे स्वर की परिभाषा। तो ध्यान से देखिएगा, हम स्वर की परिभाषा लिख रहे हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र, मतलब वो वर्ड जो बिल्कुल अलग बोले जाएं या बिना रुकावट के बोला जाए, इसको भी लिख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप थोड़ा कंफ्यूज हो। बिना रुकावट रूप में होता है। देखिए, थोड़ा सा आपको जगह का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत आएगी, इसको हम एक काम करते हैं, अगले पेज में ले चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जब आप प्रिंट करें तो दिक्कत ना हो। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता हमारा व्यंजन। अभी परिभाषा किसकी पढ़ी हमने? स्वर की। मतलब स्वर की परिभाषा क्या हुई कि ऐसे वर्ड जो बिना किसी रुकावट के बोला जाए, जो स्वतंत्र हो, वो होंगे स्वर। हमेशा स्वर के साथ कोई मिलाव नहीं होता, ये चीज समझ लिए, स्वर हमेशा स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन की परिभाषा आप देखिए, हम परिभाषा लिख रहे हैं किसकी? व्यंजन की। व्यंजन की परिभाषा है वे वर्ण जो स्वतंत्र, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र रूप में से नहीं बोले जाते हैं। वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। अर्थात ऐसे समझिए, अगर आप कंफ्यूज हो,
स्वरों की सहायता, मतलब वो किसी ना किसी स्वर की सहायता जरूर लेंगे। सहायता से उच्चारित मतलब कंप्लीट होते हैं या उनका प्रोनाउंसिएशन पूरा ही होता है, होते हैं। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। ठीक है, मैं इसको एक बॉक्स में बनाता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। क्लियर है? मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ कि व्यंजन क्या होते हैं, जिनके साथ कोई मिल के काम करे। जैसे अब आप हैं, जैसे एक कहते हैं कि आपको एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी, ऐसे समझिए। व्यंजन को जब पूर्ण करना होगा उसको एक दोस्त की जरूरत होगी, वो दोस्त कौन होगा? स्वर। स्वर हमेशा अकेला घूमेगा और व्यंजन स्वर के साथ घूमेगा। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के सहारे हम समझते हैं इसको। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे कुछ पॉइंट लिखता हूँ, आप इसको रिपीट करिएगा, एक बार घर पे प्रैक्टिस भी करिएगा। जैसे मैं का, अब आपको लग रहा हो सर का तो कुछ का के ना आगे कुछ है ना पीछे, तो फ्री लिखा हुआ है, स्वतंत्र लिखा है। अब आपको यही जानना होगा कि हम कैसे का को संपूर्ण मानते हैं या लिखते हैं। का क्या होता है? का हमेशा आधा होता है। क्लियर है? क्योंकि का क्या है? एक व्यंजन है। व्यंजन हमेशा स्वतंत्र नहीं, किसी ना किसी के साथ लिखा जाता है। ठीक है, का के पीछे क्या होगा? का प्लस आ, बड़ा छोटा आ, तब कंप्लीट होता है क्या? का। तब क्या कंप्लीट होता है? का। क्लियर है? नेक्स्ट हम लिखें अब खा। खा कैसे लिखेंगे? खा आधा होता है प्लस इसके साथ एक स्वर आता है, क्या आएगा? आ। गा। गा क्या होता है? क्या होता है बताएं आप लोग? गा आधा होता है, उसके पीछे क्या होता है? स्वर। अगर कोई भी का खा गा घा लिखा हुआ मिले तो ये मानिए कि वो व्यंजन स्वर के साथ ही कंप्लीट होके लिखा गया है। क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है एक, मान लीजिए चलो एक और डा। डा में क्या है? आधा डा प्लस आ। ये सभी जितने भी बिंदु हैं, आप ये मानिए कि ये सभी स्वर के साथ मिलके ही काम करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हो गया व्यंजन। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये पॉइंट्स क्लियर करूंगा कि किस तरीके से मात्राओं के साथ, अभी हमने छोटे आ के साथ काम किया है, अभी हम मात्राओं के साथ, जैसे जो स्वर की मात्रा है आ ई उ ए अंगा, ये मात्रा के साथ व्यंजन कैसे मिलके काम करते हैं, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे का। अब आप ये मानिए का जो है, जैसे ऐसे मानिए ये का, ये क्या है? यदि हलंत लगा है, ऐसे समझिए, यदि हलंत लगा है तो प्राकृतिक नेचुरली में वह अर्ध है, मतलब आधा है, अर्ध रूप है, रूप है, अर्ध है मतलब आधा है। ठीक है, अब जैसे ये का है, अब इसके नीचे मैं लगा दूं एक हलंत, तो ये हलंत किसका साइन देगा? आधे का। जैसे हमने अभी इस एग्जाम्पल में देखा था कि ये दिस 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 और दिस, ये कैसे थे? आधे। क्लियर है? अगर किसी का के पीछे, किसी का के पीछे नीचे अगर कोई हलंत लगा हुआ है, अगर हलंत लगा हुआ है तो क्या होगा? वो आधा माना जाएगा।
ठीक है। अब जैसे पूर्ण कैसे माना जाएगा, अब अगर ये आधा है तो पूर्ण कैसा माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा इस तरीके से। ये क्या हो गया, एक पूर्ण की संख्या को डिनोट करता है, यह पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, ये कैसा माना जाएगा, पूर्ण। ये शब्द है आपका पूर्ण, इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब किस तरीके से ये सारे पॉइंट बिंदु लिखे गए थे, अब मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, खुद आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा, है ना। अब अभी मैं आपसे पूछूंगा, जा, जी, जी, ठीक है, जू, क्लियर है, जा, जी, जू, ठीक है। आधा जा प्लस, ठीक है, प्लस क्या आएगा, आधा आ। इसके पीछे क्या है, एक आ है जो हिडन है, तो मतलब छोटा आ आएगा। अब इसके पीछे क्या है, बड़ा आ। ये आपको जो डंडा दिख रहा है ये बड़े आ के साइन करते हैं, तो हमको क्या लिखना है, बड़ा आ। अगर जा फिर से आधा है प्लस ये किसकी साइन है, बड़ी ई की। थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे, अगर कोई भी मात्रा इधर जा रही है तो वो किस चीज को डिनोट होगी, बड़ी ई को। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका आएगा फिर से जा, तो ये किस में आएगा, छोटी ई, सॉरी छोटी ई, छोटी ई। फिर है आपका फिर से आधा जा, ठीक है, फिर आएगा छोटा ऊ। ये जो ऐसे करके नुक्ता घूमेगा उसको बोलेंगे छोटा ऊ। क्लियर है। उसके बाद फिर से हम कुछ बिंदु लिखेंगे ताकि आपके समझ में आए। हम यहाँ लिखते हैं, जगह को की वैल्यू रख करते हुए इसको इधर लिखते हैं ताकि जब आप प्रिंट करें तो आपको दिक्कत ना आए। जू, जा, जे, जे, जो, यहाँ कंफ्यूजन होंगे आप लोग, सर ये क्या है। ठीक है, अभी क्या बताया था, आधा जा, इसके साथ कौन सी मात्रा आएगी, बताइए आप लोग, कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की। ठीक है, फिर आधा जा क्या आएगा, ऋषि वाला। ठीक है, अब ये किस तरीके से, ये जो ऋषि है ये स्वर है, इस चीज़ का याद रखिएगा कि ये स्वर है, ये व्यंजनों में नहीं गिना जाता। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग व्यंजनों में नहीं गिनते, ये क्या है, स्वर। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला आप और बताइए, अगला क्या है, आधा जा प्लस ए, ऐसे ही जा प्लस आपका बड़ी ए, आधा जा प्लस ओ। क्लियर है, आधा जा प्लस बड़ी ओ, औरत। ठीक है, फिर अगला आएगा, अब इस रा को, इस ऊ को कैसे लिखते हैं, अब यह देखिए, रा, आधा रा आएगा प्लस ऊ। ये क्या है, रुपए वाला है, रुपया वाला। ठीक है, जो पैसा, पैसे की बात होती है ना आज की तारीख में, पैसे के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको कैसे लिखें, रा प्लस बड़ी ऊ। ये किसमें, जैसे रूपकार, रूपकार में लिख सकते हैं हम, जैसे रूपकार देखा हो, इसमें थोड़े से विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, रूप वाल लिख लो, ये रूपकार लिख लो, एक ही बात है, जैसा आपको सही हो। और जैसे जैसे ये चीज़ें आपके समझ में आएंगी, एक बार आप जब स्वयं लिखेंगे तो आपको थोड़ा इजी और समझ में आएंगी। अभी मैंने आपको बताया कि स्वर जो है हमेशा मिल के लिखेंगे, स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है, व्यंजन हमेशा मिल के लिखा जाता है, ताकि स्टूडेंट समझ पाए कि व्यंजन और स्वर, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में कि क्या व्यंजन स्वतंत्र लिखा जाता है या मिलके लिखा जाता है, या ऑप्शन में लिख देंगे ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान से इस चीज़ को आंसर देना है।
ज़्यादातर हम गलती क्या करते हैं, और जिस किसी ऑप्शन में ए और बी दे रखा है तो हम उसको टिक करते हैं, हमको लगता है कि यही सही होगा। तो ऐसा ना करें। जैसे जैसे इसमें पुरानी चीज़ों में बताया गया है, मैं दिखाता हूँ कि पुरानी चीज़ों में दिखाया गया है, ऐसे ही आज हमने क्या पढ़ा है, स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन कैसे मिलके काम करता है, ठीक है, व्यंजन किस तरीके से मिलके काम करता है, किस तरीके से हम इसको पूरा लिखते हैं, और कैसे हम इसको संपूर्ण करते हैं, ठीक है। अब हम कल जो पाठ कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो कल हम पाठ कंप्लीट करेंगे उसमें थोड़ा और डीपली जाना पड़ेगा। पहले आप इस बेसिक को क्लियर करिए, ये क्लियर होना ज़रूरी है आने वाले पाठ्यक्रम के लिए, क्योंकि इसी से ही पूरी वर्णमाला जुड़ी हुई है। अगर जिस विद्यार्थी की वर्णमाला स्ट्रांग है तो आने वाले सब्जेक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आप मान लीजिए शुद्धि हुआ, वाक्य शुद्धि हुआ, वर्णन हुआ, इनमें आप इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आपके समझ में भी आएगा। ठीक है गाइस, आप ऐसे ही कनेक्ट रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी क्लास को सुनिश्चित करते रहिए, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते रहिए। अगर किसी भी टॉपिक में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं फेसबुक कम चलाता हूँ, इंस्टाग्राम में आप मेरे को सर्च करते हैं आशीष जया शर्मा के नाम से, और उसका हैंडल है अनचाही लाइफ। आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।